नमस्कार दोस्तों, जसवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स के आगे के अध्याय में हम चालू करने जा रहे हैं ऊर्जा, स्वरूप एवं स्रोत। ठीक है भाई, जो प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा हो रही है वो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा, स्वरूप एवं स्रोत। ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे। आप क्रम पर ध्यान न दें, आपका टारगेट टॉपिक कवर पे ध्यान होना चाहिए। ऊर्जा, स्वरूप एवं स्रोत। प्यारे दोस्तों, जैसा कि टॉपिक में लिखा है ऊर्जा, स्वरूप एवं स्रोत, तो सबसे पहली बात हमको ये जानना चाहिए कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है? व्हाट इज एनर्जी? कार्य करने की क्षमता है ही ऊर्जा है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। अब हम फिजिक्स की जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहली बात हम उसका मात्रक जानेंगे। ठीक है भाई, तो आप सभी को मैं बता दूं, जो कार्य सो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। एक ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होगा? जूल और कैलोरी। इसके साथ साथ आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के स्वरूप पर आपको वृहद चर्चा करना पड़ेगा, तब आपके प्रश्न बनने लगेंगे। और इस टॉपिक से जनरली साधारण से ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और ऊर्जा का मात्रक या तो जूल होगा या कैलोरी होगा। मेरी बात क्लियर है? तो सबसे पहली बात मैं ऊर्जा के प्रकारों की चर्चा करता हूं। देखिए, ऊर्जा के प्रकार। इसे दो भागों में बांटा गया है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा गतिज ऊर्जा। क्या क्या आएगा? स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। अगर मैं बात करूं, इसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं पीई। क्या लिखेंगे? पीई। और इसे लिखते हैं केई, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, कोई भी चीज है, आप या तो वो स्थिर अवस्था में है या गति में है। जो चल रही है उसे गत्यावस्था कहते हैं, और जो रुका हुआ है उसे विरामावस्था कहा जाता है। ये साधारण सी बात है, आप सभी दोनों ही शब्दों से परिचित होंगे। अब मैं बताया कि प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा संचित होगी। मेरी बात क्लियर है? प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में ऊर्जा संचित होगी, तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होता है उसे अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। आई बात समझ में? स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि किसी गतिशील वस्तु की ऊर्जा को, जो ऊर्जा होगा वो उसके गतिज ऊर्जा के वजह से होगा। अर्थात जो गति में है तो वो गतिज ऊर्जा के कारण ही गतिशील अवस्था में होंगे, और जो स्थिति में है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा।
मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं तो मेरे को खड़े होने के लिए भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वो स्थितिज ऊर्जा होगा। मैं अपने इस स्थिति को, अपने इस पोजीशन को बनाए रख पाता हूं, उसका वजह है कि मेरे अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित है, तो जिसके वजह से मैं अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखता हूं। भले ही मैं विरामावस्था में, मैं गति नहीं कर रहा हूं, आई एम रेस्ट इन पोजीशन, तो जब मैं गति में नहीं हूं फिर भी मेरे में ऊर्जा है और उस ऊर्जा के कारण ही मैं स्थिति में हूं, तो ये स्थितिज ऊर्जा होगी। अब मैं अपने स्थिति में परिवर्तन करता हूं, अर्थात गति में आता हूं, चलना शुरू किया इधर से, तो मैं जब चलना शुरू करूंगा तो मुझे एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वो कहलाता है गतिज ऊर्जा। मेरी बात क्लियर है? तो ये स्थितिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा होगा। अब आपको दो सूत्र जानना होगा। जो स्थितिज ऊर्जा होता है Pe, उसका सूत्र आता है mgh। क्या होगा? mgh। जबकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ mv²। क्या होगा? हाफ mv²। Pe इज इक्वल टू mgh, जबकि Ke इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हम जानते हैं कि m क्या है, g क्या है, h क्या है, और यहाँ पे m क्या है और v क्या है। यहाँ पे m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। मेरी बात समझ में आ रही है? m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, जबकि g गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। वहीं पर h उस वस्तु की माध्य स्थिति से ऊंचाई होगी, जिसे मैं ऊंचाई लिख देता हूं। मेरी बात क्लियर है? तो Pe इज इक्वल टू mgh, m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h वस्तु का माध्य स्थिति से ऊंचाई होगा। मेरी बात क्लियर है? और जब वस्तु का द्रव्यमान का गुणा गुरुत्वीय त्वरण से होगा और इन दोनों के गुणनफल का गुणा वस्तु के माध्य स्थिति की ऊंचाई से होगा, तब कहीं जाकर के हमको किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होता है। मेरी बात क्लियर है? समझना। और यहीं पे जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो हाफ mv² होता है। m माने वस्तु का द्रव्यमान, m माने वस्तु का द्रव्यमान, जबकि v गतिशील वस्तु का वेग होगा। क्या होगा? गतिशील वस्तु का वेग होगा। मेरी बात क्लियर आ रही है? ठीक है, फिर से बता रहा हूं। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h वस्तु की ऊंचाई। जनरली m किलोग्राम में होगा, g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा और h का मान मीटर में होगा। हम मात्रक पढ़ेंगे। जनरली m किसी वस्तु के द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लेंगे और h जिसका ऊंचाई होगा वो मीटर में मापा जाता है। वहीं पे m आप सबको समझ में आ गया है, v मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। मेरी बात क्लियर है? अब इसको लेकर के एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन परीक्षा में देखा गया है, कई परीक्षाओं में आया है। तो प्रश्न कैसे परीक्षा में आता है वो मैं बताने जा रहा हूं, समझना। ये आपका लिखा है P और mgh। आई बात समझ में? अब आप देखेंगे जो m है वो वस्तु का द्रव्यमान है। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत होता है।
कल की क्लास में बताया था कि द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है। तो जब m नियत है, कांस्टेंट कहते हैं अंग्रेजी में, और g का मान पृथ्वी में तो नियत होगा। g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो g भी एक प्रकार से नियत होता है। हाँ, वो अलग बात है कि जो g है वो ब्रह्मांड के हिसाब से पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने, चंद्रमा पर, ध्रुवों पर, विषुवत वृत्त पर अलग अलग होता है, ठीक है। पर पृथ्वी की अगर बात की जाए तो g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 9.8 g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप इन मानों को रटना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है भाई जी का मान क्या होगा, ठीक है। कहीं कहीं फार्मूला दे दिया और वहां पे आपको दे देता है, तो आपको निकालना है। और अब h जो है वो मीटर में होगा, और जो h होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। अर्थात विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई अलग अलग होता है, जिसकी, है ना, माप हम मीटर में मेजर करेंगे। तो m नियत, g नियत, तो p इज डिपेंड ओनली एंड ओनली हाइट। आई बात समझ में? अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा है Pe है वो केवल हाइट पे डिपेंड करेगा। Pe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अर्थात किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा उसके माध्य स्थिति के ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात जैसे जैसे किसी वस्तु के माध्य स्थिति की ऊंचाई बढ़ते जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाएगा। अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है एक के बढ़ने पर दूसरे का बढ़ना। मेरी बात क्लियर? इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब एक के बढ़ने से दूसरे का घटना। आया बात समझ में? तो जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का मान भी बढ़ते जाएगा। तो हाइट बढ़ा तो Pe बढ़ा। अब इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, हाइट बढ़ेगा तो Pe भी बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। अगर हाइट कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब परीक्षा में ये आता है। अब देखो, जितना बढ़ेगा उतना ही वो भी बढ़ेगा। अगर 2 गुना होगा तो वो भी 2 गुना हो जाएगा। ये अगर कम होता है तो ये भी कम होगा। अगर ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा। ये चौथाई होगा तो ये भी चौथाई हो जाएगा, क्योंकि m हमेशा नियत रहेगा, g का मान हमेशा 9.8 आएगा। तो h जितना बढ़ेगा, अगर h 9 से 12 हो जाता है, अर्थात 1/4 बढ़ा, तो उसी अनुपात में वो भी बढ़ता है। मेरी बात क्लियर है? अब परीक्षा वाला कैसे प्रश्न पूछता है ये देखें। ये भी पूछता है परीक्षा में भाई, एक लाइन ब्लैक बोर्ड पे आपको बिना महत्व के चीजों को नहीं दिखाया जाएगा, और जो परिभाषा मैं बोल देता हूँ लिखता नहीं हूँ, मतलब उस परिभाषा को रटने की कोई विशेष आवश्यकता आपको नहीं है। मेरी बात समझना। और अगर आपको 1-2 छोटे मोटे फार्मूले या फिर परिभाषा को रटना ही है आपको अपने जानकारी के लिए, तो आप 9वीं और 10वीं के किताब में या किसी भी फिजिक्स की किताब में आप देख सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो PNGH के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रश्न कैसे आएंगे। देखिए प्रश्न कैसे आता है व्यापम में। अब उच्च शिक्षा विभाग पहली बार तो परीक्षा करा रहा है। पिछले 10 सालों में उच्च शिक्षा विभाग ने कोई परीक्षा आयोजित नहीं की है। तो जो परीक्षा आयोजित होगा, हम ये मान के चलते हैं कि व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रश्न आएंगे,
जैसे प्रश्न व्यापम में आते हैं वही प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग में होगा। ठीक है, मान सकते हैं। तो प्रश्न जो व्यापम का है वो मैं बताने जा रहा हूं। किसी वस्तु के ऊंचाई को 2 गुना कर देने से स्थितिज ऊर्जा होगा। प्रश्न देख लें। किसी वस्तु के ऊंचाई को 2 गुना कर देने से स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन ए 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। ये 4 ऑप्शन इस प्रश्न के लिए है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, पर आसान प्रश्नों को भी आपको समझ के बनाना है, क्योंकि परीक्षा में जो आसान प्रश्न है वही, उस आसान प्रश्न को यदि आप गलत बनाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा संभलना है। सबसे पहली बात, किसी भी परीक्षा में हमको पर्याप्त अनुभव है, लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा कंपटीशन की परीक्षाओं से जुड़े हैं। इस आधार पर हम ये अनुभव पर अपनी बात कहते हैं कि विद्यार्थी क्या करता है, जल्दी जल्दी में प्रश्न को पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ लिया तो 4 ऑप्शन को भी नहीं पढ़ता, देखा मार दिया। तो आपको धैर्य से प्रश्न को तरीके से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा क्या है पूछा है कि नहीं है पूछा है। विकल्प में देखना है कहीं सी ऑप्शन में ए और बी दोनों तो नहीं है। आर ऑप्शन में कभी कभी नहीं है को नहीं पढ़ पाते, है को पढ़ लेते हैं, बात समस्या फंस जाती है और आप जानते हुए प्रश्न को गलत कर डालते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न आप गलत किए तो कम से कम 50 लोगों से पीछे हैं। ठीक है, अभी व्यापम की जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, जो विद्यार्थी 1 नंबर कम पाया है 70-75 रैंक पीछे, 430 सीट है, मान लो आप 3 से 4 नंबर पीछे हुए तो आपका चयन नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। टॉपर और लास्ट वाले के बीच की जो अंतर है वो जनरली 7 से 8 नंबर में खत्म, मेरिट 8 नंबर के अंदर खत्म। ठीक है, तो आप टॉप करें चाहे 430 में जो आखिरी सीट है अपने अपने कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो देखो, किसी वस्तु के ऊंचाई को 2 गुना कर देने से स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, हमेशा पेन चलाना सीखें और पेन जल्दी चलाना सीखें। मेरी बात क्लियर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आप मौखिक हल कर सकते हैं, और फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत चला के देखना है पेन को, ताकि आपका गलत ना हो। और हाँ, आराम से नहीं बनाना है, क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने के लिए अगर आप 2 मिनट ले लिए, 3 मिनट ले लिए तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। आपको जल्दी बनाना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में होंगे जिनको बनाने में 5 मिनट भी लगेगा, किसी को 7 मिनट भी लगेगा। तो आपके पास है नहीं, आपके पास 100 प्रश्न हैं और 120 मिनट है, 120 मिनट है। और परीक्षाओं की फॉर्मेलिटीज भी होती है, OMR भरना, 3 बार परीक्षा नियंत्रक आता है, चेक करता है, फोटो खींचने आता है, सब में टाइम लगता है। मतलब आप सीधा सीधा देखोगे तो 100 प्रश्न 100 मिनट ना जी, 100 प्रश्न 100 मिनट, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट है। पर कभी कभी प्रश्न को देखते ही उत्तर मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, देखोगे बन जाएगा, 1 मिनट में 4 प्रश्न बना सकते हो आरा भाषा में, तो उनका समय आप दे सकते हो। ऐसे प्रश्नों को आपको देखना है और बनाना है। वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर देना है। PE बराबर mgh। क्या है? PE बराबर mgh। m हमेशा नियत होगा और g 9.8 होगा, मतलब कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। अगर ये 2h हुआ मतलब क्या हो जाएगा, P m वही रहेगा,
G वही रहेगा, ये 2H हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? अगर मैं इसको Pe1 लूं और इसको मैं Pe2 लूं तो ये हो जाएगा Pe2 और ये M को M लिखा, G को G लिखा, H को H लिखा और ये 2 को गुणा में मैं पहले लिख दिया। मेरी बात क्लियर है? तो जो Pe2 है पोटेंशियल एनर्जी 2 वो क्या हो जाएगा 2 mgh का हो जाएगा Pe1। देख लो Pe1 बराबर mgh है, तो इसलिए Pe2 इज इक्वल टू 2P2। मेरी बात आपको समझ में आ गया? मैं इसको डिराइव करके इसलिए बता रहा था कि आपको समझ में आए और आप इस फार्मूले से आगे बढ़ें। अर्थात जो नया स्थितिज ऊर्जा है वो पुरानी स्थितिज ऊर्जा का 2 गुना हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। बनेगा बात समझ में? किसी वस्तु के ऊंचाई को 2 गुना कर देने से उसका स्थितिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? ऐसे ही प्रश्न गतिज ऊर्जा में भी आते हैं। देखें, गतिज ऊर्जा ये काइनेटिक एनर्जी है के, ये है 1/2 mv²। क्या है? के इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये तो संख्या है, संख्यात्मक मान है 1/2 और m हमेशा नियत रहेगा। तो जो गतिशील वस्तु है वो निर्धारित करेगा कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। अर्थात के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। क्या है? v²। किसी गतिशील वस्तु का, याद रखना उसमें गतिशील जोड़ना जरूरी है क्योंकि गतिज ऊर्जा है, तो किसी गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा उस गतिशील वस्तु के वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। फिर से समझना, जो बोल रहा हूं वो भी परीक्षा में प्रश्न के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो संख्यात्मक रूप से ही प्रश्न करे। अगर वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न करता है तो इसको ये कॉन्सेप्ट में पूछता है, शब्दों के भाषा में पूछेगा। किसी गतिशील वस्तु के स्थिति, गतिशील वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु के वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात उसका वेग का वर्ग निकलेगा और उस आधार पर यह बढ़ते जाएगा। अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगा है, अर्थात वेग बढ़ते जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। अगर वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। तो एक बार फिर से देख लें, v बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ऐसे बना लें, अगर v कम होगा काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। देख लें, v बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, v घटा काइनेटिक एनर्जी भी घटा। और कैसे घटेगा? k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी कैसे घटेगा या बढ़ेगा? k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², अर्थात वर्ग के रूप में। अब मैं प्रश्न दिखाता हूं वो देखना। ITI प्रिंसिपल का परीक्षा हुआ था अभी 2022 में, CGPSC ने ITI प्रिंसिपल का परीक्षा लिया है। ठीक है, देखना, किसी गतिशील वस्तु के वेग को 1/2 गुना कर देने से उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, देख लो प्रश्न भाई, ये CGPSC का प्रश्न है।
कि किसी गतिशील वस्तु के वेग को 1/2 गुना कर देने से उसके गतिज ऊर्जा में क्या बदलाव आएगा? ऑप्शन ए 4 गुना हो जाएगा, गुना होगा। ऑप्शन बी 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। ऑप्शन सी 1/4 होगा, 1/4 होगा। ऑप्शन डी आधा हो जाएगा। ये प्रश्न है, अब आपको निकालना है भाई। देखो प्रश्न सूत्र ये है, परीक्षा का प्रश्न ये है, अब इसका सॉल्यूशन देखना है। आ रहा बात समझ में? गतिशील वस्तु के वेग को आधा करना है और नया गतिज ऊर्जा निकालना है। समझना मतलब v हो जाएगा 1/2 v, क्या हो जाएगा, या v/2 क्या हो जाएगा, v/2। ये बोल रहा है परीक्षा में, प्रश्न बोल रहा है कि नया v होगा v/2, क्या होगा, वेग का आधा। कौन से वेग का? पहले वाले वेग का, जो वस्तु का वेग था, गतिशील वस्तु का। अब आपको सूत्र लेना है के ई, क्या लेना है, के ई, और यहाँ पे है हाफ mv², क्या है, हाफ mv²। समझना v के जगह में v2, अब मैं इसको 1 ले रहा हूं, के ई 1। अब के ई 1 बराबर होगा, हाफ का हाफ रहेगा, m का m रहेगा, और v हो जाएगा v/2। ये मेरी बात समझ में आ रही है? आप निकाल सकते हैं, मैं जानता हूं, पर मैं आपको डिटेल बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। के ई 1 इज इक्वल टू हाफ m v/2²। अब यहाँ पे हाफ हाफ रहेगा, m रहेगा, v का v² हो जाएगा और 2 का हो जाएगा v²/4। होगा कि नहीं होगा जी? होगा ना। अब के ई 1 है, के ई 1 है, फिर से देखें के ई 1 इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 1/4 को बाहर ले आया, फिर 1/2 लिख दिया, फिर m लिख दिया, फिर v² लिख दिया। भाई किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। 2 × 3 को मैं 3 × 2 लिखूंगा तो क्या मान में बदलाव आएगा? 2 तिया 6 भी, 2 तिया भी 6 होगा और 3 दूनी भी 6 होगा। बस संख्या का जो लिखावट है वो बदल जा रहा है। यहाँ पे 1/4 है, उसको मैं पहले ले रहा हूँ, 1/2 और m और v² को बाद में ले रहा हूँ। अब जैसा कि आप सभी को सूत्र में लिखा हुआ है कि के ई बराबर हाफ mv², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ई 1 इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा के ई 1। हुआ कि नहीं? ये देखो सूत्र है ये के ई बराबर हाफ mv² हुआ। अब के ई बराबर हो जाएगा, ये के ई 2 बराबर हो जाएगा के ई 1/4। हुआ भाई? के ई 2 बराबर हो जाता है के ई 1/4। तो आपको ये याद कर लेना है कि ये पहली काइनेटिक एनर्जी का चौथाई वाला बात हो गया। ठीक है भाई? कौन सा? 1/4, अर्थात प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि 4 गुना तो हो नहीं रहा है, 2 गुना तो हो नहीं रहा है, आधा तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है? 1/4। अब अगर इसका उत्तर 1/4 होता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1/4। प्रश्न को जैसे भी अल्टे पलटे आपको ध्यान में रखना है। अगर 2 गुना बोल दिया तो यहाँ पे v की जगह में क्या हो जाएगा, समझना। ये बन गया। अगर बोल दिया वेग 2 गुना, वेग 2 गुना, तो v की जगह में 2v कर देना, और 2v वर्ग है माने 4v वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि के ई बराबर क्या है?
हाफ mv²। मेरी बात क्लियर? चूंकि 1/2 गुना हो रहा है मतलब वो घट रहा है, तो जब वो आधा होता है तो वो घट के चौथाई हो जाता है, क्योंकि वर्ग के फॉर्म में घटेगा। मेरी बात क्लियर है? वर्ग के फॉर्म में घटेगा। अब यहाँ पे 2 गुना हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो वो 4 गुना बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर वेग 2 गुना बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि वो हाफ mv² है। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? वैसे ही इसको 1/4 कर लो, 3 कर लो, जो करना है करो, पर ध्यान से बनाना, ठीक है? अगर देखो ये 2 गुना होगा तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा तो 9 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा तो 16 गुना हो जाएगा। इसी को अगर बदलेंगे नहीं तो अपरिवर्तित रहेगा। 1/2 किए तो 1/4 हो गया, 1/3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, 1/5 करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। तो बस आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतना को ही आपको देखना है। अब आता है प्रश्न कि कैसे। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी बात क्लियर? मैं विराम में हूं और अब चल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं चल रहा हूं तो आराम, पहले उठूंगा, पोजीशन लूंगा, फिर चलूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अचानक से मैं बैठा और चलने लगा, ये संभव नहीं है। आना जी, पहले मेरे को अपने स्थिति को बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं गत्यावस्था में आऊंगा, ठीक है? विराम से गतिशील अवस्था में आने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, विरामावस्था में रहने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, विराम से गतिशील अवस्था में जाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चलने के लिए तैयार हो गया हूँ, अपनी स्थिति को बना लिया, अर्थात मेरे को स्थिति ऊर्जा चाहिए, और अब मैं चलूंगा तो मेरे को गति ऊर्जा चाहिए, क्योंकि मैं स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूँ, मेरे विस्थापन आ रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं इसी वेग से आगे बढ़ूंगा। भले ही मेरा वेग बहुत कम है तो ऊर्जा भी कम होगा, लगेगा कम। दौड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए कम चाहिए। मेरी बात क्लियर है? तो उसी पॉइंट से आप इस सूत्र को समझ सकते हैं। अब अगर देखना, किसी स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग, खिलौना में चाबी भर देते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, बच्चों का जो कार आता है खेलने का, उसमें हम चाबी भरना कहते हैं, हम ऊर्जा संचित करते हैं, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। फिर छोड़ देते हैं तो वो गाड़ी चलने लगता है। मेरी बात क्लियर है? तो वो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, अर्थात इसका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक, किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है, स्प्रिंग की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है मेरे भाई। कैसे? एक स्प्रिंग देखे हो, चाहे पेन का स्प्रिंग हो या बड़े बड़े स्प्रिंग हो, बहुत प्रकार के स्प्रिंग हैं। उस स्प्रिंग को दबाओगे तो दबेगा, उस स्प्रिंग को दबाओगे दबेगा, छोड़ दोगे तो वापस आ जाता है। ठीक, जब दबा दिए तो उसमें ऊर्जा संचित हो गई, वो ऊर्जा संचित ऊर्जा है। चाबी भर दिए खिलौने में, घड़ी में भी अपन भरते हैं ऊर्जा के लिए, ये सभी संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, और जो वस्तु गति में है वो गति के रूप में होगा। मेरी बात क्लियर? तो आज अपन देखें ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के प्रकार। अपन ऊर्जा के स्वरूप को आगे की क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।